हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया है। इसको हमने ऐसे डिज़ाइन किया है कि हमारे साथ सी एस आई आर नेट फिजिकल साइंसेस बेसिकली फिजिक्स को डेडिकेटेड ये चैनल है। तो अगर आप सी एस आई आर नेट फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप टी एफ आई आर की कर रहे हैं, सॉरी टी आई एफ आर की कर रहे हैं, जेस्ट की कर रहे हैं, या फिर आप एज वेल एज आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मेनली जो ये चैनल बनाया है वो सी एस आई आर नाइट फिजिक्स के बच्चों को टारगेट करके बनाया गया है। लेकिन आपका जो जेस्ट एग्जामिनेशन है उसमें रे ऑप्टिक्स भी आता है। सो हम रे ऑप्टिक्स भी इसमें कवर करने वाले हैं। मतलब पहले सी एस आई आर नेट का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम चूंकि जेस्ट में आपका रे ऑप्टिक्स भी आता है अलग से एडिशनल, तो हम रे ऑप्टिक्स को भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और हम टी आई एफ आर को भी टारगेट करेंगे क्योंकि सिलेबस मोस्टली इन सभी एग्जाम्स में जो फिजिक्स के लिए सिलेबस है वो मोस्टली सेम होता है। तो अगर आप सी एस ए आर नेट फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टी एफ आर की भी हो जाती है, आपकी जेस्ट की भी हो जाती है और आई आई टी जैम की भी हो जाती है। बट कुछ टॉपिक्स हैं जो आई आई टी जैम में नहीं है सी एस ए आर नेट के, तो आप उन टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं। हम वीडियो के नीचे प्रॉपरली इस चीज़ को मैंशन कर देंगे। एंड मेनली जो डेडिकेटेड है ये चैनल वो है सी एस ए आर नाट फिजिक्स के लिए। सी एस ए आर नाट फिजिक्स पर हमारा मेन फोकस रहेगा। एंड बाकी अगर इन सब में से आप किसी एक पे फोकस करते हैं, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, आपने देखा होगा सिलेबस जो है लगभग लगभग सबका सेम है। जो कुछ एडिशनल टॉपिक है इन तीनों एग्जाम्स के वो भी करा दिए जाएंगे, बट वो इसको कंप्लीट कराने के बाद कराए जाएंगे। ठीक है। सो हम अपने मैथमेटिकल फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। मेनली ये चैनल उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो जिनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है कहीं से भी। एंड ये मेरी एक कोशिश है कि उनका एग्ज़ाम हो सके, मैं कुछ काम आ सकूँ उनके। सो हम टारगेट कर रहे हैं सी एस आई आर नेट फिजिक्स को। लाइक फिजिकल साइंसेज आता है वैसे तो वहाँ पे सी एस आई आर नेट फिजिकल साइंसेज। ठीक है। जो हमारा मेन टारगेट है वो हमारा मेन टारगेट है दिसंबर 2026 वाला एग्जाम। हम एक स्ट्रेटजी के साथ करेंगे सी एस आई आर नेट को अटैम्प्ट। आपने देखा होगा कि जो मेरिट है वो ज़्यादा हाई नहीं जाती है, यानी कि अगर आप 60% सिलेबस भी कवर करते हैं, अगर आप अपने सिलेबस का 60% सिलेबस भी कवर करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन क्या होगा, 100% गारंटी के साथ हो जाएगा, वो भी जे आर एफ में होगा। क्योंकि आपने देखिए मेरिट इतनी हाई नहीं जाती जनरल में। हम जनरल केस की बात करते हैं यहाँ पे, वैसे अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग मेरिट जाती है, वो बात ठीक है, बट हम तो जनरल केस लेकर चलने वाले हैं यहाँ पर। तो 60% आप अगर सिलेबस कर लेते हैं बहुत अच्छे से अगर आप 60% सिलेबस कर लेते हैं, देन 100% आपका जो सिलेक्शन है वो जे आर एफ के लिए हो जाने वाला है। तो पहले हमारा जो सीक्वेंस है वो ये रहेगा, हम पहले टॉपिक्स को पढ़ेंगे। टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अभी आपको इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना है सिलेबस क्या है क्या नहीं है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कुछ नहीं सोचना भी आपको। ठीक है, कुछ भी नहीं सोचना। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को समझना है और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैं आपको बैठ के आपके साथ कराऊंगी। ठीक है। तो देखो आपने देखा होगा जो आपका सिलेबस है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक सेकेंड। हालांकि ऐसा कह रहे हैं कि जो पैटर्न है वो चेंज हो सकता है आपका दिसंबर से। लाइक पहले क्या होता था, सारे आपके जो क्वेश्चंस थे वो एमसीक्यूज टाइप आते थे। तो अब ये बोल रहे हैं कि जो आपका जो सेक्शन बी है, ठीक है, सेक्शन बी में क्या हो सकता है, जो आपका सेक्शन बी है उसमें हो सकता है आंसर करने वाले क्वेश्चन आए। आंसर माने आपको ऑप्शन ना दिए जाए और क्वेश्चन दे दिए जाए। ठीक है, लाइक वो सब मैं आपको बाद में बता दूंगी, ये तो भी हमें सोचना ही नहीं है, बट ऐसा कह रहे हैं जो भी होगा आप ये सब बातें सुन के टेंशन में ना पड़े, मैं आपको सब क्लियर कर दूंगी। ठीक है, पहले हमारा जो फोकस है वो अपने कंटेंट को कोर्स को कवर करने के लिए हमें रखना चाहिए फर्स्ट फोकस। देन ये सब चीज़ें तो पेपर का पैटर्न क्या है क्या नहीं वो हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। क्योंकि जिसको सिलेबस आता है, जिसको कोर्स आता है, जिसको
नॉलेज है वो तो कैसे भी कंडीशन में, कैसे भी पैटर्न में पेपर को अप्लाई कर सकता है, बट स्ट्रेटजी हमें बनानी है तो वो हम ज़रूर बनाएंगे। पहले हम अपना 60% सिलेबस कवर करेंगे। तो 60% सिलेबस में अब आप देख सकते हो ये यूनिट्स हैं, आपको देखो प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा सिलेबस का। तो देखो ये यूनिट्स देखो कितनी है। पार्ट ए कोर में कितनी यूनिट्स हैं? पार्ट ए कोर में आपकी 6 यूनिट्स हैं, और एडवांस में कितनी है? एडवांस में भी आपकी कितनी यूनिट्स है? 9 यूनिट्स है। देखो देखो बेसिकली आपकी 9 यूनिट्स हैं, मतलब टोटल टोटल 9 यूनिट्स हैं। मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स एक ही मान लो आप इसको, हम कोर भी करने वाले हैं और एडवांस भी हम एक ही सब्जेक्ट के अंदर रखेंगे हम इस चीज को। तो मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट पहली यूनिट, दूसरा सब्जेक्ट क्लासिकल मैकेनिक्स दूसरी यूनिट है। पार्ट ए देख लो चाहे पार्ट बी देख लो, हमें क्या एडवांस है क्या कोर है इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सब पढ़ना है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थर्ड यूनिट है, ठीक है, थर्ड यूनिट। तीसरा चैप्टर तीसरी यूनिट। चौथा क्वांटम मैकेनिक्स चौथी यूनिट। थर्मोडायनामिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स फिफ्थ। सिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड सिक्स यूनिट। सेवेंथ यूनिट है आपकी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। एट्थ यूनिट है आपकी कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, और नाइन्थ यूनिट है आपकी न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो देखो आप अगर देखो आपकी फिजिक्स से तो टोटल 9 यूनिट्स आती हैं, बट अगर आपको पता हो तो एक जनरल एप्टीट्यूड भी आता है। सेक्शन ए में क्या आता है आपका? जनरल एप्टीट्यूड भी आता है, ठीक है। तो आपका जनरल एप्टीट्यूड भी आने वाला है। तो जनरल एप्टीट्यूड तो इजी होता है, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा दूंगी, इसमें टेक्निक्स और ट्रिक्स बता दूंगी। ये हम करेंगे अपने दिसंबर के एग्जाम से कुछ टाइम पहले, एक महीने पहले स्टार्ट करेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत ईजी है, टेक्निक्स पता होनी चाहिए। बाकी 9 यूनिट है। अब मैंने आपको क्या बोला, आपको 60% सिलेबस करना है, गांठ मार के अच्छे से करना है। तो हम अपना 60% सिलेबस पहले 60% सिलेबस करेंगे। देखो 100% के चक्कर में अगर आपके हाथ से नेट जा रहा है तो आप फिर बेवकूफ़ हुए। आप पहले 60% ऐसा करेंगे कि आपको लाइक कोई हरा ही नहीं सकता उन 60% में। कोई क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, कहाँ से भी आ जाए, आपको वो क्वेश्चन करना ही करना है। आप कर ही दोगे, ऐसा 60% तैयार करो, फिर बाकी का जो 40% बचा है उसको भी हम कर ही लेंगे, ठीक है। तो 9 यूनिट्स हैं। तो 9 यूनिट्स में से मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप 5 यूनिट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट पे रखें, ये मेरा इम्पोर्टेंट है। आपको 5 यूनिट को ज़्यादा क्या देनी है, इम्पोर्टेंस देनी है। तो 5 यूनिट में क्या क्या इम्पोर्टेंस आप दे सकते हैं? तो देखो सबसे पहले मैंने एक फ्लो चार्ट तैयार किया है। मैथमेटिकल फिजिक्स को हम फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वी आप फिजिक्स स्टूडेंट्स हैं, वी आर फिजिक्स लर्नर्स, वी आर फिजिक्स स्कॉलर्स, तो हमारा मैथ है वो अच्छा होगा, होगा ही होगा। मैथमेटिकल फिजिक्स का सिलेबस ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो वो होने लगते हैं। अगर आप इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसको समझेंगे, तो वो हो जाते हैं, इतने टफ भी नहीं होते। तो मैथमेटिकल फिजिक्स हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है। देन फिर हम करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। तो मैं अपने चैनल पे मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स दोनों को स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है। हम दोनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम अगर सब्सक्राइबर और जुड़ते हैं तो हम लाइव क्लासेस भी लेना शुरू कर देंगे। देखिए आप पढ़िए कहीं से भी, आपको समझ में आना चाहिए। जो मेरा मेन फोकस है वो आपका नेट क्लियर कराना रहेगा। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स पर भी फोकस करेंगे। और फिर फिफ्थ पे मैंने सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में से कोई एक देखा है। तो मैं बेटा इसमें थोड़ा सा ध्यान लगा के एक बार लाइक थोड़ा सा और रिसर्च करूंगी, और जो ज़्यादा इजी लगेगा मुझे, जो मुझे ऐसा लगेगा कि ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, इन दोनों सब्जेक्ट में से हम उसको अपनी प्रेफरेंस दे देंगे। सॉलिड स्टेट कंफ्यूज मत होइएगा, कंडेंस मैटर फिजिक्स ही है, ठीक है। मैंने कंडेंस मैटर फिजिक्स को यहाँ पे सॉलिड स्टेट लिख दिया। तो पहले हम अपना जो सिलेबस कंप्लीट करेंगे वो करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स का, ठीक है। स्ट्रेटजी के साथ हमें चलना है। तो पहले हम अपनी मैथमेटिकल फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। सिलेबस हो सकता है मैं टॉपिक जो है वो आगे पीछे ले लूँ, तो आपको उसमें घबराना नहीं है। आगे पीछे लो कैसे ही करो, करने से मतलब है ना। पहले हम करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है। और इसके साथ ही हम लेके चलने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स को।
है। और एक मंत्र बता देती हूँ मैं आपको, जो मंत्र है नेट करने का वो क्या है, PYQs। मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बट उनकी जो फॉर्म है, जो उनका रूप है, वो बदल देते हैं। तो हम PYQs पे अपना मेन फोकस रखने वाले हैं। टॉपिक समझा और जो आपके PYQs आए हैं उसको करेंगे। तो देखो, जब मैं मैथमेटिकल फिजिक्स का सिलेबस आपका देख रही थी, तो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी मुझे लगा कि मुझे ये करा देना चाहिए, क्योंकि जो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी है वो बहुत ही ईजी है, वो आपने 11th-12th में भी पढ़ी है प्रोबेबिलिटी। तो क्यों ना हम यहाँ से स्टार्ट करें। देखो, स्टार्ट हम कहीं से भी करें, ठीक है, हमें करने ही सारे टॉपिक है, तो क्यों ना हम इजी टॉपिक से स्टार्ट करें। तो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी से हम अपने मैथमेटिकल फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नेट के सिलेबस में टॉपिक है। तो अब देखिए, प्रोबेबिलिटी के हम कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे पहले। कंसेप्ट्स, क्या कंसेप्ट्स, देखिए एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये पढ़ेंगे कि आउटकम क्या होता है और एक इवेंट क्या होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, क्या आपने एक्सपेरिमेंट किया है? ऑब्वियसली आपने, अगर अगर आप MSc में है तो आपने BSc में एक्सपेरिमेंट किया होगा। एंड 11th-12th में तो करते ही है ना, राइट? आप लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं, सो करा है एक्सपेरिमेंट लैब में जाके, ऑब्वियसली किया ही होगा। तो एक्सपेरिमेंट आपने देखा कभी, क्या है एक्सपेरिमेंट? तो एक्सपेरिमेंट में आप क्या करते हो, आप फिजिक्स लैब में जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, वर्नियर कैलिपर्स का यूज करके आप क्या कर रहे हो, आपने मतलब वर्नियर कैलिपर्स का यूज करके आप क्या फाइंड कर रहे हो, आप फाइंड कर रहे हो डायमीटर ऑफ स्फीयर। तो वो जो डायमीटर ऑफ स्फीयर आपने फाइंड करा, उसको आपने क्या बोल दिया, ये आपने बोल दिया कि ये तो मैंने किया भाई, ये तो मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया, ठीक है, मैंने एक्सपेरिमेंट करा। आज तो मैंने लैब में जाकर के एक्सपेरिमेंट करा। तो लैब में जाकर के आपने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा। अरे क्या करा, वर्नियर कैलिपर से डायमीटर जो है स्फीयर का वो मेजर किया, ठीक है। तो यानी कि एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट एक प्रोसेस है। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ मेजरमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है, मेजरमेंट करने का प्रोसेस है, कि किसी चीज को नापना, ठीक है, या उसको ऑब्जर्व करना। हम लिखते हैं ना अपने प्रैक्टिकल रजिस्टर में ऑब्जर्वेशंस, तो वो ऑब्जर्वेशंस ही क्या है, वो ऑब्जर्वेशंस ही आपका एक्सपेरिमेंट है। तो प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप मेजरमेंट करते हो या फिर कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हो, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट तो आई होप जानते ही होंगे, बिल्कुल बेसिक सी चीज है, ठीक है। अब देखो, प्रोबेबिलिटी थ्योरी को समझने के लिए जो हमें ध्यान देना चाहिए, वो हमें ध्यान देना चाहिए रैंडमनेस पर। थोड़ा सा हमें रैंडमनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मतलब रैंडमनेस क्या होता है, अब देखो रैंडमनेस, हम पहले एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी के थोड़ा अंदर जाएंगे। अब देखो रैंडमनेस क्या होता है। रेंडमनेस क्या होता है, भिन्नता। अगर मैं एक्सपेरिमेंट समझ में आ गई क्या होता है, ठीक है। रेंडमनेस क्या होती है, रेंडमनेस होती है भिन्नता। अब जरूरी थोड़ी ना है कि आपने डायमीटर मेजर करा, कि आपने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ली वर्नियर कैलिपर से, क्या है आपका डायमीटर, सपोज कर लो, लेट अस सपोज कि 2 मिलीमीटर आया, 2.1 मिलीमीटर आया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन पे हो सकता है वो 1.98 मिलीमीटर आ जाए, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन पे कुछ और आ जाएगा, 2.78 मिलीमीटर आ गया, ठीक है। तो आपके ऑब्जर्वेशन में क्या है, इसमें रैंडमनेस है, फिक्स तो नहीं आ रहा ना आपका आउटपुट। तो आउटकम के बारे में बात करने से पहले हम ट्रायल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जब भी हम वर्नियर कैलिपर्स का एक्सपेरिमेंट करते थे,
तो हम जब डायामीटर मेजर करते थे तो जो रिजल्टेंट डायामीटर है वो कैसे आता था, इन सब का मीन लेकर के। मीन कैसे, 2.1 प्लस 1.98 प्लस 2.78, अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो 3 लिए हमने तो 3 से डिवाइड कर दिया, 4 5 6 आप कितनी भी ले सकते हो वहां पर, है ना, किया हुआ होगा। आई होप आपने किया होगा ना ये एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट का मैं आपको एक प्रोसेस बता रही हूँ, ठीक है। रिजल्ट कब मिलेगा आपको, अब मिलने वाला है रिजल्ट मीन लेकर के। मीन हम क्यों लेते हैं, ताकि हम इसके एरर को कम कर दें, ताकि हम एक्यूरेट वैल्यू के पास पहुंच जाए। तो ठीक है, मीन क्या आएगा इसका, 16 और 17, 1 कैरी 7, 1 सेकेंड, इसको 0 लिख लिया करो। तो 16 6, 1 कैरी कितना हो गया ये आपके पास, 17 18, ठीक है। 1 कैरी तो कितना हो गया, 5 6.68 अपॉन 3 मिलीमीटर। क्या विजिबल है, बोर्ड दिख रहा है, इट्स विजिबल। सो देखो, फिर आप इसको डिवाइड करके फाइनली जो भी आंसर आता है वो रिजल्ट हो जाता है, ठीक है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है इसका रिजल्ट क्या है। मैंने आपको फील देने के लिए ये जो एग्जाम्पल है वो इंट्रोड्यूस कराया है। तो अब देखिए, आपका यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट, डेफिनेशन लिख लीजिए। आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाइएगा, साथ साथ हेडिंग लिखिए एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, प्रोसेस है मेजरमेंट का या फिर ऑब्जर्वेशन का। नोट्स हम ज्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे, शॉर्ट ही बनाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखो सेकंड है ट्रायल। ट्रायल क्या है, सो आपका ट्रायल है सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। ट्रायल क्या है, सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब देखो, सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट इज ट्रायल, और इसका जो रिजल्ट होता है, ट्रायल का जो रिजल्ट होता है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो आउटकम या फिर सैंपल पॉइंट। अब देखो रिजल्ट क्या निकल के आया, बेसिकली जो ये आया ये रिजल्ट ही तो है, तो ये क्या है इसका आउटकम। देखो एक्सपेरिमेंट का एक चरण, पूरी एक साइकिल एक ही बार परफॉर्म करना, वो क्या है, ट्रायल है। अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना बेटा एक अलग चीज होती है और रिजल्ट आना एक अलग चीज होती है। ये जो आया है, जो आपने इसमें जो रिजल्ट आ गया 2.1 मिलीमीटर, उसमें आपने कुछ प्रोसेस फॉलो किया होगा, वर्नियर कैलिपर्स को खोला होगा, उसमें बोल डाली होगी, फिर उसको क्लोज करके रीडिंग्स, मेन स्केल रीडिंग लिखी होगी, वर्नियर स्केल रीडिंग लिखी होगी, फिर उससे कैलकुलेट करके तब आप पहुंचे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपने जो प्रोसेस फॉलो करा वो ट्रायल है, ये ट्रायल नहीं, रिजल्ट ट्रायल नहीं, जो प्रोसेस फॉलो करा वो ट्रायल है। तो ट्रायल क्या है, सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को एक बार करना ट्रायल हो गया, ठीक है। और इस ट्रायल में जो आपको रिजल्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटकम बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट बोलते हैं। थर्ड हेडिंग, आउटकम, आउटकम या फिर इसको ही हम सैंपल पॉइंट भी बोल देते हैं। अब मैं इसको रब कर देती हूँ, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया था। सैंपल पॉइंट क्या होता है, तो रिजल्ट ऑफ ट्रायल, ठीक है, ये क्या है, रिजल्ट ऑफ ट्रायल। यहाँ पे हम मीन वैल्यू वाले रिजल्ट की बात नहीं कर रहे, मीन वैल्यू वाले रिजल्ट की बात नहीं करी मैंने यहाँ पे, किसकी बात करी है, रिजल्ट ऑफ ट्रायल। ट्रायल क्या है, एक्सपेरिमेंट को एक बार करना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट को हमने एक बार करा,
उससे जो रिजल्ट आया उसको हम क्या बोल रहे हैं, आउटकम बोल रहे हैं। मैं फाइनल रिजल्ट की बात नहीं करी उस प्रैक्टिकल से, ठीक है। आई होप थोड़ा सा रियलिस्टिक फील आप ले रहे होंगे, ठीक है। अब किसी एक्सपेरिमेंट में मान लिया आपने 3 ट्रायल्स लिए या 6 ट्रायल्स लिए या 5 लिए, आप कितने भी ट्रायल्स ले सकते हो, आपकी मर्जी है कि नहीं है, ठीक है। तो ट्रायल तो आप कितने भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने अगर आपने 3 ट्रायल लिए थे, जैसे कि पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने कितने ट्रायल लिए थे, 3 ट्रायल्स लिए थे, ठीक है। तो 3 ट्रायल्स में आपको कितने सैंपल पॉइंट्स मिले थे, कितने आउटकम मिले थे 3 ट्रायल्स से, 3 आउटकम ही तो मिले थे। यानी कि इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायल का नंबर आप क्या बताता है, ट्रायल का नंबर आपको बताता है कि कितने सैंपल पॉइंट्स हैं आपके पास, सैंपल पॉइंट्स या कितने आउटकम्स हैं आपके पास बेसिकली, ठीक है। सैंपल पॉइंट और आउटकम एक ही बातें बताया था ना। सो नोट डाल लो छोटा सा। सो एंड ट्रायल्स, एंड ट्रायल्स गिव साइज का सैंपल देता है, तो एन ट्रायल्स गिव सैंपल ऑफ साइज एन कंसिस्टिंग ऑफ एन सैंपल पॉइंट्स, ठीक है। तो जो आपका जित एन कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एनीथिंग। सो जो एन ट्रायल्स हैं वो आपको क्या देते हैं, वो आपको एक ऐसा सैंपल देता है, साइज एन का सैंपल देता है, ठीक है। एन ट्रायल आपको साइज एन का सैंपल देता है जिसमें एन सैंपल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपने 3 ट्रायल्स लिए तो आपको क्या देगा, आपको सैंपल देगा 3 साइज का जिसमें 3 सैंपल पॉइंट्स होंगे, ठीक है। सो बेसिकली समझाने के लिए जैसे कि 3 ट्रायल्स हमने लिए थे, तो 3 ट्रायल्स में हमें क्या दिया, सैंपल दिया, सैंपल ऑफ साइज 3, ठीक है। उसमें कितने सैंपल पॉइंट्स थे, कंटेन्स 3 सैंपल पॉइंट्स, डन। सो हमने एक्सपेरिमेंट आउटकम पढ़ लिया क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सैंपल स्पेस क्या होता है। इसको रब करते हैं। इसमें सैंपल स्पेस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में सुना ही होगा सैंपल स्पेस एस क्या होता है, ये होता है आपका सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जरूरी नहीं है आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो साइंस में करें, ठीक है ना। थोड़ा सा हम फिजिक्स के स्कॉलर्स हैं तो मैंने आपको फील देने के लिए फिजिक्स का एग्जांपल दिया था। तो सैंपल स्पेस क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका सेट। फॉर एग्जाम्पल समझेंगे इसको। मान लिया मैंने एक डाइस रोल करा, डाइस लूडो सभी ने खेली है, ठीक है। अब देखो, रोलिंग ए डाइस, डाई को रोल करना क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर आके गिरने वाला है। तो डाई को रोल करना क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब इसका जो एक सिंगल ट्रायल होगा, यानी कि एक सिंगल चरण होगा, सिंगल चरण क्या, एक सिंगल बारी, कहते ना एक बारी मेरी एक बारी तेरी, तो एक सिंगल बारी में क्या नंबर आ जाए आपको क्या पता, ठीक है। सो एनी सिंगल ट्रायल कैन बी, जो सिंगल ट्रायल है वो कुछ भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। सो जो इसका सैंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस क्या बताया आपको, सो इट्स सैंपल स्पेस, सो इट्स सैंपल स्पेस एस can be represented as can be represented as,
इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एस इज इक्वल्स टू, सैंपल स्पेस में क्या आते हैं, सभी पॉसिबल आउटकम्स आ जाते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है एक डाइस को छानने पे, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। 7 नहीं आएगा, लूडो के डाइस में 6 से ज्यादा नंबर नहीं होते हैं, आपको पता होना चाहिए, लूडो के डाइस में 6 से ज्यादा नंबर नहीं होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 सिर्फ यही पॉसिबिलिटीज है, और हमने सिर्फ एक डाइस को उछाला था, ठीक है, 1 डाई को रोल किया था, ठीक है। इसके और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये हमने एग्जाम्पल नंबर 1 पे बात की थी। तो बेसिकली सैंपल स्पेस समझाना था। देखो मेन क्या है, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट है। आउटकम क्या होता है, सिंगल ट्रायल का रिजल्ट आउटकम होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, उसका सैंपल स्पेस देखते हैं क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, सैंपल स्पेस देखते हैं किसका, टॉसिंग ए कॉइन। टॉसिंग ए कॉइन, सभी को पता है कॉइन सिक्के में एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। तो अगर हम कॉइन को टॉस करें तो हमें क्या क्या मिल सकता है, हमें हेड भी मिल सकता है और टेल भी मिल सकता है। तो क्या हो गया, सपोज करो एग्जाम्पल नंबर 3, आपने अपने दोस्त से पूछा, आस्किंग फॉर ओपिनियन, थोड़ा रियल लाइफ में चले जाते हैं ना, आस्किंग फॉर ओपिनियन अबाउट न्यू शो, अबाउट न्यू शो ऑन टीवी, ठीक है। आप पूछ रहे हो भाई एक नया शो आया था तुझे कैसा लगा, तो उसके सैंपल स्पेस क्या होंगे भाई, या तो उसे अच्छा लगेगा, या तो उसको अच्छा लगेगा, या तो वो कहेगा लाइक मुझे तो अच्छा लगा, या फिर वो कहेगा डिसलाइक, या फिर कहेगा मुझे क्या पता कौन सा टीवी शो क्या है क्या नहीं। तो अनडिसाइडेड है ना, कैसा है कैसा नहीं मुझे नहीं पता, हमें कोई गारंटी नहीं दे, मुझे नहीं पता भाई वो कैसा लगा मुझे कैसा नहीं लगा, ठीक है। तो 3 आउटकम हो सकते हैं, उसे पसंद आया उसे पसंद नहीं आया, और उसे पता ही नहीं कि अच्छा है या बुरा है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि अच्छा है या बुरा है, ठीक है। इंस्पेक्टिंग ए बल्ब, आपने एक बल्ब को अपने घर पे जांचा, ठीक है, एक बल्ब को आप जांच रहे हो कि वो इंस्पेक्ट कर रहे हो, समझते होंगे इतना तो इंस्पेक्ट करना क्या होता है। तो या तो वो बल्ब वो डिफेक्टिव होगा, या फिर वो क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव, 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखेंगे इवेंट क्या होता है, इवेंट नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी इवेंट। सो व्हाट इज एन इवेंट, इवेंट क्या होता है, सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। इवेंट क्या है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट क्या है, सैंपल स्पेस का सबसेट है, यानी कि सबसेट क्या होता है, सैंपल स्पेस में से कुछ एलिमेंट्स लेकर के अगर मैं सेट बना दूं तो वो सबसेट है, या मैं पूरा सैंपल स्पेस डाल दूं तो वो सबसेट है, ठीक है। सबसेट आई होप सभी जानते होंगे, जैसे कि ये सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डाइस का था सैंपल स्पेस। सो अगर मैं एक सेट बना दूं जिसमें से एक मैं एक सेट बना रही हूँ ए में, तो मैंने इसको पूरा डाल दिया, पूरा का एज इट इज, और बी में मैंने क्या करा, कुछ एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। सी में मैंने क्या करा, 4 या 5 भी ले लिया। तो ये ए बी सी क्या है, ये एस के सबसेट है, क्योंकि ये एस से ही बने हैं, ठीक है। इतना तो पढ़ रखा होगा मैथ्स में, क्या करा तुम लोगों ने। तो क्या है, इवेंट क्या है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस है, ठीक है, सैंपल स्पेस का सबसेट है इवेंट। अगर नहीं भी पता कि सेट क्या है मुझे बता देना, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो इवेंट क्या है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का सबसेट है इवेंट। एग्जाम्पल वही लेते हैं, रोलिंग अ डाई, ठीक है। तो उसमें सैंपल स्पेस क्या मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल आउटकम्स तो यही है, इनका सेट बना दिया, वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब मैं आपसे कहूं, ठीक है,
ओड नंबर आने के इवेंट्स, इवेंट्स ऑफ गेटिंग ओड नंबर, इवेंट्स ऑफ गेटिंग ओड नंबर, इवेंट्स ऑफ गेटिंग ओड नंबर, वो उसका क्या होगा, इवेंट ऑफ गेटिंग ओड नंबर। तो इसका सेट कैसे बनाओगे भाई, देखोगे आप डाइस में ओड नंबर क्या क्या है, 1 ओड है, 3 ओड है, 5 ओड है, तो इवेंट ऑफ गेटिंग ओड नंबर ये हो गया। ठीक है, बेसिकली इवेंट क्या है, आप सैंपल स्पेस पे कोई कंडीशन लगा रहे हो, ठीक है, वो आपका क्या है, इवेंट है। ओड नंबर आना इवेंट है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं इवेंट्स ऑफ गेटिंग इवन नंबर, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, डाइस, रोलिंग अ डाइस, डाइस को रोल करने की ही हम सारी चीजों की बात कर रहे हैं। तो गेटिंग ओड नंबर के इवेंट्स क्या क्या होंगे, तो ओड नंबर लेने के इवेंट्स क्या क्या होंगे, 1 3 5 हो गए ओड नंबर के, इवन नंबर के क्या होंगे, 2 4 6। इवेंट और भी हो सकते हैं, जैसे कि 2 के मल्टीपल नंबर होने के इवेंट्स। ठीक है, 2 के मल्टीपल नंबर होने के इवेंट क्या होंगे, वो होंगे 2 4 6, 2 के मल्टीपल्स हैं। 3 के मल्टीपल होने के क्या होंगे, 3 और 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स ये होते हैं इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स क्या है, सबसेट है सैंपल स्पेस का। ठीक है, अब हम आते हैं, हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया क्या होता है, आउटकम देख लिया क्या होता है, इवेंट देख लिया क्या होता है, हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, मैं क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी में डेफिनेशन लिखेंगे, किसी इवेंट के होने की लाइक्लीहुड है, प्रोबेबिलिटी की चांसेस, लाइक्लीहुड मीन्स चांसेस, कितने चांसेस है उस इवेंट को होने के। सो प्रोबेबिलिटी is the measure, probability is the measure is the measure of the likelihood, is the measure of the likelihood that an event will occur। ठीक है, तो किसी इवेंट के होने की, किसी घटना के होने की चांसेस, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है। अब देखो एक नोट डालेंगे, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है, ठीक है, वो या तो 0 होगी या फिर 0 और 1 के बीच में होगी या फिर 1 होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करती है, 0 से 1 तक लाई करती है। 1 से बड़ी अगर प्रोबेबिलिटी है तो भैया फिर वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी है 2, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 है किसी इवेंट के होने की, तो उसका मतलब क्या है, वो इवेंट कभी होने ही नहीं वाला। ठीक है, लाइक इम्पॉसिबल है, लाइक ये तो चीज हो ही नहीं सकती। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी 0 कब होती है, देखो प्रोबेबिलिटी 0 तब होती है जब कोई इवेंट होना इम्पॉसिबल होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि रात को 10 बजे मेरे सूरज देखने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ध्यान करना, रात को 10 बजे मैं बोल रही हूँ मुझे सूरज दिख जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। भाई रात को 10 बजे कौन सा सूरज दिखता है, नहीं दिखता ना, 0। या फिर एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो मैंने एक डाइस उछाला, ठीक है, डाइस उछाल दिया, मैं कह रही हूँ कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब डाइस में तो 7 होता ही नहीं है, तो डाइस में 7 होता ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी अगेन 0। तो ऐसे इवेंट्स क्या होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स जो कभी हो ही नहीं सकते। तो प्रोबेबिलिटी 0 किन के लिए होती है, प्रोबेबिलिटी 0 किसके लिए होती है, इम्पॉसिबल इवेंट्स के लिए। प्रोबेबिलिटी 1 किसके लिए होती है, प्रोबेबिलिटी 1 होती है श्योर इवेंट्स के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
श्योर इवेंट क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने डाइस उछाला तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे एक नेचुरल नंबर मिले? ठीक है, एक नेचुरल नंबर मिले जो कि क्या हो? 7 से छोटा हो, लेस देन 7। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। अभी 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, 7 से छोटा। तो ये भी श्योर इवेंट है कि अगर मैं कोई डाइस उछालूंगी तो भैया 7 से छोटा नेचुरल नंबर मुझे मिल ही जाना है। ठीक है, तो ये श्योर इवेंट हो गया। क्लास में जब आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा था तो आपने वहां पे यूनियन पढ़ा होगा, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक आपने पढ़ा होगा क्या? इंटरसेक्शन। ठीक है, जिसको आप उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, सो यूनियन क्या होता है बेसिकली? अगर मेरे पास कोई सेट है ए में क्या है? 1 2 3, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रही हूँ मैं। ठीक है, और बी क्या है? बी है आपके पास 5 6 7। ठीक है, तो यूनियन क्या है? यूनियन ए और बी को मिला के बन जाता है। तो ए और बी में क्या है? दोनों को सारे एलिमेंट मिला दो, 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो गया आपका यूनियन। इंटरसेक्शन की बात करूं तो जो दोनों में कॉमन है सिर्फ हम वही लिखते हैं, तो दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, या है दोनों में कुछ भी कॉमन? तो क्या हो जाएगा? 5। कुछ भी कॉमन नहीं है, खत्म, दोनों अलग अलग है, 5। एम्प्टी सेट। या फिर कॉमन भी हो सकता था, चलो मैंने मान लिया, इसमें 5 हो गया। ठीक है, 5 हो गया इसमें। अब क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, अभी हो जाएगा 5, दोनों में 5 कॉमन है। ठीक है, तो यूनियन और इंटरसेक्शन होता है। अब हम प्रोबेबिलिटी में आगे चीजें पढ़ेंगे तो हमें यूनियन और इंटरसेक्शन पता होना चाहिए। इफ ए बी सी, ए बी सी इवेंट्स है, इफ ए बी सी आर दी इवेंट्स, ये हो गया होगा। इफ ए बी सी आर दी इवेंट्स ऑफ गिवन सैंपल स्पेस एस, देन, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो ए यूनियन बी होगा, ठीक है, क्या करेगा? कंसिस्ट ऑल पॉइंट्स, सैंपल पॉइंट्स की बात हो रही है, ऑल सैंपल पॉइंट्स इन ए एंड बी बोथ। अभी बताया ए यूनियन बी में क्या होंगे? ए और बी दोनों के सैंपल स्पेस होंगे, ठीक, दोनों के सैंपल पॉइंट्स होंगे। देखिए, ए यूनियन बी में क्या होगा? ए और बी दोनों के सैंपल पॉइंट्स होंगे ए यूनियन बी में, और ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा? ओनली कॉमन पॉइंट्स होंगे। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी, है ना, विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी। If A and B have no common points, if A and B have no common points, then A intersection B is phi, जहाँ पे phi क्या है आपका? where phi is empty set, यहाँ पर phi क्या है आपका? empty set। empty set में क्या होता है? कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, if A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू फाई, फाई क्या है? एम्प्टी सेट। अगर A इंटरसेक्शन B फाई यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, देन A और B क्या होंगे? आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और डिसजॉइंट इवेंट्स। देन
A and B are mutually exclusive, यानी कि दोनों इवेंट एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट, और डिसजॉइंट इवेंट, ठीक है। इसी में पॉइंट नंबर थर्ड, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। इवेंट क्या है? इवेंट है आपका सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एस। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या है, लेते हैं डाइस का 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मान लिया ए क्या है, एक इवेंट है ओड नंबर आने का, तो ओड नंबर क्या 1 3 5, ठीक है। ए क्या है? इवेंट ऑफ ओड नंबर आने का इवेंट है। तो जो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा? तो ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकलता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट क्या है यहाँ पे? वो है सैंपल स्पेस। सो ए डैश इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट सैंपल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 3 5। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो माइनस में क्या होगा? कॉमन एलिमेंट्स कट जाएंगे, तो क्या आया? ए डैश 2 4 6, ठीक है। complement of A, complement A dash, complement A dash of A. This is the set. This is the set of all the points of sample points, ठीक है, of all the points. It is a set of all the points of S not in A, ठीक है। तो यानी कि अब आप यहां से भी देख लो, ए में क्या था? 1 3 5 था, तो ये क्या है? एक ऐसा सेट है, ठीक है, एक ऐसा सबसेट है सैंपल स्पेस का जिसमें ए का एक भी एलिमेंट ना हो। ए डैश में है कोई? नहीं, नहीं है ना। तो अगर मैं ए डैश, मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मैं ए डैश और ए का इंटरसेक्शन लूं तो भी मुझे क्या मिलेगा? फाई मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों का यूनियन कर दूं तो मुझे पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा। यूनियन करके देख लेना, 1 2 3 4 5 6 पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। यूनियन में तो सब लिख देते हैं। अब आगे लिखिए, इफ लाइक आपको एक फर्स्ट नोट लिख रहा था कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू या तो 0 या 1 होती है या फिर उन दोनों के बीच में होती है। सेकेंड पॉइंट में आपको इवेंट्स और मतलब सैंपल स्पेस में इंटरसेक्शन यूनियन ये सब बता दिया। थर्ड में हम क्या लिखेंगे? इफ द सैंपल स्पेस एस, इफ द सैंपल स्पेस क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इफ द सैंपल स्पेस एस, ये पहले ही बता दिया था ना, if the sample space S of an experiment consists of finitely many points, बहुत सारे सैंपल पॉइंट्स है ये सैंपल स्पेस में, that are equally likely, जिनकी सबकी प्रोबेबिलिटी होने की इक्वल है, that are equally likely, then probability
ऑफ अकरिंग इवेंट ए। फॉर्मूला है बेसिकली ये किस कंडीशन में है, जब सारे इवेंट्स इक्वली लाइकली हो, यानी कि सब के आने के इक्वल चांसेस हो। जैसे कि डाइस के केस में अब आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इक्वली लाइकली इवेंट है। हर एक हर एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है, ठीक है। या फिर एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो दोनों के 50-50% चांसेस हैं। इसके भी 1/2 प्रोबेबिलिटी है हेड आने की, टेल आने की 1/2 प्रोबेबिलिटी है। भाई टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2, और हेड आने का आउटकम कितना है, 1/2 प्रोबेबिलिटी से निकालते हैं। मैं कहूँ टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो फेवरेबल आउटकम क्या है, टेल कितनी है, 1 अपॉन टोटल कितना है, 2। दो तो दोनों दोनों कैसे हैं, ये दोनों के दोनों इक्वली लाइकली इवेंट है, यानी कि 50-50 चांसेस है दोनों के आने के, ठीक है। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो किसी इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए अपॉन number of points in S sample space। ठीक है, देखिए अपना एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एन इवन नंबर on an ordinary dice। सोल्यूशन, तो देखिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर आने की, डाइस में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले एस सैंपल स्पेस लिखेंगे इसका, तो सैंपल स्पेस क्या होगा इसका डाइस के लिए, 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस ये होगा। अब हम मान लेते हैं कि लेट ए क्या है आपका, ए इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, या फिर इवेंट ऑफ, इसमें रोलिंग लिखा है तो रोलिंग एन इवन नंबर, इवेंट ऑफ रोलिंग एन इवन नंबर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसकी तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इवन नंबर आने की क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। ये ए का हम क्या बनाएंगे, जितने भी पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स हैं वो हम लिख देंगे। सो इवन नंबर क्या है, इवन नंबर है 2, तो 2 आ सकता है, 4 एंड 6, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बताई थी आपको, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ए divided by total number of sample points in S। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन पॉइंट है कितने हो गए, 3, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन S 6, 1/2। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए मैंने इसमें ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 है आने की, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की 1/6, 4 की, सबकी 1/6 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इक्वली लाइकली इवेंट होगा तो ही आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। 2 1 कार्ड
is picked. One card is picked from an from an ordinary from an ordinary pack of 52 52 52 playing cards. What is the probability of getting? What is the probability of getting number first a diamond, second an ace, third the ace of diamonds. एस क्या होता है? इक्का. फोर्थ ए जैक, कॉमा क्वीन और किंग. ठीक है, तो 52 कार्ड्स का एक ऑर्डिनरी पैक है जिसमें से प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको डायमंड के आने की, एस के आने की और एस ऑफ डायमंड्स आने की, जैक क्वीन या फिर किंग आने की प्रोबेबिलिटी. तो देखिए आपके पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ताश के पत्ते 52 होते हैं, जिसमें से ये टू ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं 26 एंड 26. 26 आपके ब्लैक होते हैं एंड 26 आपके रेड होते हैं. ठीक है, अब ये भी आगे टू ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं 13 13 13 13. ठीक है, अब देखिए 13 आपके स्पेड होते हैं, स्पेड पान का पत्ता ऐसा. 13 आपके क्लब होते हैं, क्लब क्या पता नहीं क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, पेड़ जैसा होता है ये. फिर रेड में आपके 13 तो हर्ट होते हैं, और फिर आपके डायमंड होते हैं 13. ठीक है, और इन सब के पास अपना अपना किंग होता है, पता ही होगा ये, सबके पास अपना अपना एस होता है, सबके पास अपना किंग होता है, किंग, सबके पास अपनी क्वीन होती है और सबके पास अपना जोकर होता है. ठीक है, ऑफ गेटिंग ए डायमंड, फर्स्ट पार्ट. तो डायमंड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो वही सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स 52 होंगे. डायमंड कितने हैं आपके पास? तो अभी आपको बताया था डायमंड कितने हैं, 13 हैं. सो इसका आंसर क्या होगा भाई? फेवरेबल तो 13 हो गए, ए में तो 13 ही आएंगे ना सैंपल पॉइंट्स, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, टोटल 52, टोटल 52 हो गए. तो कितना आएगा? 13 बन जा 13, 13 4 जा 52, 1/4. सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट के लिए लेट अस से बी इज इवेंट, B is event of getting an ace. अब एस सबके पास होते हैं, 4 एस होते हैं टोटल, तो PB इज इक्वल्स टू कितने एस है टोटल? 4 अपॉन फेवरेबल अपॉन टोटल 52, 1/13. हाँ, थर्ड सी इवेंट ऑफ गेटिंग एस ऑफ डायमंड्स. डायमंड्स में कितने एस हैं?
डायमंड्स में तो 1 ही एस है, सो पीसी इज इक्वल्स टू 1/52 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। अब हम इसका पार्ट 4 करेंगे। नंबर ऑफ, पहले तो मैं नंबर ऑफ जैक निकाल लू। नंबर ऑफ जैक, क्वीन एंड किंग। पहले पता होना चाहिए ना कितने जैक, कितने क्वीन और कितने किंग होते हैं। तो जैक कितना होता है सबके पास अपना, एक एक होता है 4, क्वीन भी एक एक होती है 4, किंग भी एक एक होता है, तो कितने हो गए 12। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक जैक, एक क्वीन या फिर एक किंग के आने की। फेवरेबल 12 हो गए, टोटल 52 हो गए। अब मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला जो है वो बताऊंगी। जैसे कि अगर ए हमारा कोई इवेंट है, ठीक है, ए कोई इवेंट है, सो पी ए क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ए के होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ए। और पी ए डैश क्या होगा, पी ए डैश बेसिकली आपका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी है आपकी पी ए डैश। सो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहती है, उसमें इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का जो सम है वो 1 होता है। सो अगर आपको किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पता है, लेट अस से 1/2 आपको पता है, तो आप उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ए और बी दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखिए, आपको बताया था एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बताए थे, क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सपोज करो इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। सो ए और बी का इंटरसेक्शन कितना होता है, इनका इंटरसेक्शन होता है 5, एम्प्टी सेट। सो जो प्रोबेबिलिटी होगी ए इंटरसेक्शन बी की, वो कितनी हो जाएगी, 0। सो पी ए यूनियन बी क्या होगा इस केस में, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के केस में, पी ए प्लस पी बी ओनली। ठीक है, अगर 3 इवेंट्स हो आपके पास, तब पी ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस, तो हम दो दो के पेयर मिलेंगे, एक बार ए बी का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी घटा देंगे, ये आगे ये फॉर्मूला है, यहाँ स्पेस में तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फिर ए बी हो गया बी सी, फिर सी डी, सॉरी डी तो है ही नहीं, फिर सी ए, और फाइनली ऐड क्या करेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, ये सो 3 इवेंट्स के लिए ये होता है फॉर्मूला, ये हम पढ़ चुके थे। अब देखिए, अगर ये तीनों इवेंट्स क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ठीक है, देन तो जो इंटरसेक्शन होगा वो कैसा होगा, 5 होगा, और इन तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी वो 0। तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी
बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, सो इस पे बेस्ड एग्जांपल देखते हैं। हमारा एग्जांपल नंबर 3 चल रहा है आई थिंक। सो इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, ठीक है। 60% हैव पास्ड, 60% हैव पास्ड फिजिक्स, 60% बच्चों ने फिजिक्स पास कर ली है ना, और 45% हैव पास्ड मैथ्स, 45% ने मैथ्स पास कर ली, एंड 25% पास्ड बोथ, यानी कि 25% ने दोनों सब्जेक्ट पास कर लिए। What percentage of students, what percentage what percentage of students passed neither? तो देखिए आपके पास स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसमें 60% ने पास कर ली फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स कितने बच्चों ने पास करी है? 60%। मैथ्स कितने बच्चों ने पास करी है? 45%। दोनों ही कितने बच्चों ने पास कर ली? 25% ने। तो आपको उन स्टूडेंट्स का परसेंटेज निकालना है जिन्होंने कुछ भी पास नहीं करा, यानी कि जो फेल हो गए स्टूडेंट्स, आपको वो निकालने हैं। फेल जो हुए आपको वो निकालनी है। अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं, यहाँ पर 11th में पढ़ा आपने वेन डायग्राम, ठीक है। ये फिजिक्स पास करने वाले बच्चे, ये मैथ पास करने वाले बच्चे, और ये दोनों पास करने वाले बच्चे। दोनों कितने बच्चों ने पास कर लिया? 25% ने दोनों पास कर लिया, ठीक है। अब सैंपल स्पेस तो इन दोनों को कवर करेगा ना, सैंपल स्पेस तो यूनिवर्सल है, इन दोनों के लिए सब आएगा उसमें। ये सैंपल स्पेस है, ये फिजिक्स है, ये मैथ्स है, ठीक है। तो केवल केवल फिजिक्स पास करने वाले बच्चे, तो ओनली फिजिक्स कितने बच्चे पास करेंगे भैया? 60% माइनस 25, इसके 25 तो यहाँ जा रहे हैं ना दोनों में। 10 में से 5 गए 5, और 5 में से 2 गए 3। 35% बच्चे हैं जिन्होंने खाली फिजिक्स पास करा। अब केवल मैथ्स पास करने वाले बच्चे, केवल मैथ्स पास करने वाले बच्चे कितने हो गए? वो कितने हो गए आपके? 45% माइनस 25% कितना आ गया? 550 है ना, 5 में से 5 के 0, 4 माइनस 2 20%। तो केवल 20% बच्चों ने क्या पास करा? मैथ्स पास करा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? आपको वे बच्चे निकालना है जिन्होंने कुछ भी पास नहीं करा, ठीक है। ना तो फिजिक्स पास करा, ना मैथ्स पास करा, तो इजी हो गया। जो सब में फेल हुए हैं, ना फिजिक्स में पास हुए ना मैथ में पास हुए। अब इतना नोट कर लिया हो तो मैं यही कर देती हूँ आगे। सो अब हम क्या निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विच पास्ट नाइदर, नाइदर मीन्स दोनों में से एक भी पास नहीं करा। विच पास्ट, ना तो ये ना तो वो, नाइदर का जो मतलब होता है ना वही होता है, ना तो ये ना तो वो। विच पास्ट नाइदर, जिन्होंने कुछ भी पास नहीं करा। तो देखो टोटल परसेंटेज तो 100% होता है, इसमें से घटा दो फिजिक्स के परसेंटेज। फिजिक्स पास करने वाले बच्चे हटाए, ठीक है। फिजिक्स और मैथ दोनों के अंदर जो बैठे हैं वो हटा दिए, मैथ पास करने वाले हटा दिए। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हम तो अलग कर चुके थे ना दोनों को पास करने वालों को, इसलिए। पास तो ये भी बच्चे हैं ना, तो जो पास है उन सबको निकाल दो, चाहे किसी एक में पास हो चाहे दोनों में पास हो, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है जो किसी में भी पास ना हो वो बताओ। तो ये कितना हो गया? तो 20% बच्चे हैं जिन्होंने कुछ भी पास नहीं करा। तो जो इस दायरे से बाहर हैं वो 20% बच्चे हैं,
आई होप इससे आपको वेन डायग्राम का आइडिया हो गया होगा। ठीक है, सैंपल स्पेस के अंदर सब है, फेल वाले भी पास वाले भी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 ए। एक आपकी कंटेस्टेंट है गेम शो के अंदर, उससे दो क्वेश्चन पूछे गए, तो प्रोबेबिलिटी है कि उसने फर्स्ट क्वेश्चन सही बता दिया, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन को सही बताने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3, और दूसरे क्वेश्चन को सही बताने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4। तो हुआ है प्रोबेबिलिटी दोनों क्वेश्चन की सही होने की, वो है 0.1। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि नंबर फर्स्ट, शी गेट्स ईदर द फर्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड क्वेश्चन और बोथ क्वेश्चन राइट। उसका या तो फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन या फिर दोनों क्वेश्चन सही हो जाए, यानी कि सही होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। शी गेट्स बोथ क्वेश्चन रोंग, दोनों क्वेश्चन को गलत जवाब देने की प्रोबेबिलिटी उसकी निकालो सेकंड पार्ट में। तो पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें वो या तो पहला या तो दूसरा या फिर दोनों क्वेश्चन को सही बता दे, उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालें। सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं मान लेती हूँ कि ए क्या है, ए आपका एक इवेंट है of getting first question correct, of getting first question right, है ना। बी क्या है, event of getting second question correct या right। ठीक है, अब देखिए अगर कहीं ए डैश लिखा है तो ए डैश का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है तो उसका मतलब क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग क्वेश्चन फर्स्ट रोंग। ठीक है, तो वो खुद से समझ जाना। तो गिवन क्या है, क्या दिया हुआ है, probability of getting first question correct is 0.3, probability of getting second question correct is 0.4, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और दोनों क्वेश्चन को सही देने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी, दोनों क्वेश्चन को सही दे रही है, यानी कि दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है 0.1। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को सही बता रही है। अब देखो इसका मैं आपको वेन डायग्राम बता देता कि आपको एक आइडिया हो जाए। तो इवेंट ए है हमारा, बड़ा सुनाते हैं, तो ये इवेंट ए है हमारा, ये इवेंट बी है हमारा, और ये पूरा सैंपल स्पेस तो होता ही है। तो क्वेश्चन नंबर ए को सही बताने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3, क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सही बताने की प्रोबेबिलिटी 0.3, बी को सही बताने की 0.4, और दोनों को सही बताने की कितनी है 0.1 है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है, फर्स्ट पार्ट ही कर रहे हैं। शी गेट्स आइदर द फर्स्ट द सेकेंड और बोथ क्वेश्चन राइट। ठीक है भैया, या तो उसका क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाए, या तो ये सही हो या ये सही हो, या फिर दोनों सही हो, तो यूनियन निकालेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सो 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.1, 0.7 माइनस 0.1, इसका आंसर हो गया 0.6। देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, इसके हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स बोथ क्वेश्चन रॉन्ग। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो दोनों क्वेश्चन गलत बताया, तो ये प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे। अब देखिए दोनों क्वेश्चन को सही बताने की प्रोबेबिलिटी क्या आई थी, वो आई थी 0.6, पिछले सेक्शन में हमने निकाला फ्रॉम पार्ट 1, है ना भाई। दोनों क्वेश्चन को सही बताने की प्रोबेबिलिटी भी इसमें थी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की उसके दोनों क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए तो 1 माइनस दोनों क्वेश्चन सही होने की 0.6, आंसर कितना आ गया यहाँ पे 0.4। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5, स्टूडेंट्स एट ए परफॉर्मिंग students at a performing arts college can choose to study
can choose to study one or more classes of acting, dance, dance or singing. The probability that a student is studying is studying acting is 0.5, dance 0.65, singing 0.55, acting acting or dancing 0.8. acting and singing acting and singing acting and singing 0.25, dancing and singing 0.25. Find the probability that a student studies all three classes. तो यानी कि एक्टिंग है, डांसिंग है और सिंगिंग है। तो ए क्या है? इवेंट ऑफ स्टडिंग। डी क्या है? इवेंट ऑफ स्टडीइंग डांस। ये एस क्या है आपका? इवेंट ऑफ स्टडीइंग सिंगिंग। ठीक है, तो गिवन क्या है? सबसे पहले गिवन जो हमें क्या क्या दे रखा है? एक्टिंग को स्टडी करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, कितनी है? 0.5। डांसिंग को स्टडी करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, वो कितनी है? 0.65। ठीक है, और सिंगिंग को स्टडी करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, वो कितनी है? 0.55। एक्टिंग और डांसिंग, देखो और में तो आता है यूनियन, और एंड में आता है आपका इंटरसेक्शन। दोनों कर रहा है तो दोनों में ठीक है, और में आएगा यूनियन, एंड में आएगा इंटरसेक्शन। तो एक्टिंग और डांसिंग 0.8। ठीक है, और आपका क्या हो गया? एक्टिंग एंड सिंगिंग दोनों है ना, इंटरसेक्शन कितना हो गया? 0.25। डांसिंग एंड सिंगिंग 0.2। प्रोबेबिलिटी निकालने के स्टूडेंट तीनों क्लासेस में पढ़े, तो यानी कि ए में भी हो, वो डी में भी हो, और वो इंटरसेक्शन ही क्यों लिया हमने यहाँ पर? तीनों में है तो यानी कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, तभी तीनों में पड़ेगा वो। ठीक है, यहाँ पे और नहीं है, या तो ए में हो, या तो बी में हो, या तो डी में हो, या तीनों में हो। तब ऐसी जब या आए और आए तब हम यूनियन लेते हैं। अभी यहाँ पे या जैसे कोई वर्ड नहीं है, पूरा तीनों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बताओ तो तीनों में तो भैया इंटरसेक्शन होगा, जो तीनों में कॉमन आ जाए। तो हमें ये निकालना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स तो अंडरस्टूड चीज है
कि भैया कॉलेज में 3 कोर्स है तो एक में तो वो होगा ही, तभी तो उस कॉलेज का स्टूडेंट हुआ, अदरवाइज उस कॉलेज से उसको कोई नाता नहीं है। तो मस्ट स्टडी स्टूडेंट्स मस्ट स्टडी at least students must study at least one of these classes। स्टूडेंट जरूर पढ़ेगा इन क्लासेस में से एक में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो यूनियन है, ए यूनियन डी यूनियन एस, वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, तो ये तो हम निकाल सकते हैं। आपको बताया 3 इवेंट के लिए क्या होता है, ए यूनियन डी यूनियन एस क्या होगा, पी ए प्लस पी डी प्लस पी एस माइनस पी ए इंटरसेक्शन एस, पी ए इंटरसेक्शन डी माइनस पी डी इंटरसेक्शन एस माइनस पी ए इंटरसेक्शन एस प्लस पी ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सॉरी ये ए इंटरसेक्शन बी कहाँ से आया, ये ए इंटरसेक्शन एस है, तो 0.25 आपको एक्टिंग और सिंगिंग का दे रखा था, तो ए इंटरसेक्शन एस है, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, ठीक है। अब देखो ए इंटरसेक्शन एस, पी ए है आपके पास, पी डी है, पी एस है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन एस आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो आपके पास ये भी है, ए इंटरसेक्शन एस भी है, ये भी हो गया, और डी इंटरसेक्शन एस ये भी दिया हुआ है, ठीक है। क्या नहीं है, अभी देखो यहाँ पर ये फॉर्मूले में इंटरसेक्शन आएगा, अभी देखो यहाँ पर ये भी है अपने पास, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ये तो ए इंटरसेक्शन डी हमें पता करना पड़ेगा, इसके लिए पहले ए इंटरसेक्शन डी निकालना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन डी कैसे आएगा, दिमाग लगाओ, ए यूनियन डी दे रखा है, ठीक है। तो सिंपली क्या करें, ए यूनियन डी किसके बराबर होगा, अगर ये हो गया तो मैं रब कर देती हूँ, ये ऊपर का मैं रेस कर रही हूँ, तो देखो ए यूनियन डी किसके बराबर होगा, पी ए यूनियन डी, पी ए प्लस पी डी माइनस पी ए इंटरसेक्शन डी। पी ए कितना है 0.5 प्लस 0.65 माइनस पी ए इंटरसेक्शन डी हमें निकालना है, निकाल लेंगे, यूनियन कितना है 0.8, तो अब यहाँ से आप पी ए इंटरसेक्शन डी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको इधर लेके आओ, पी ए इंटरसेक्शन डी ये कितना हो गया आपका यहाँ पे, देखिए पी ए इंटरसेक्शन डी कितना आ गया 0.35 आ गया, मैं इसको इधर लेके चली गई, और फिर कैलकुलेशन तो आप जानती हैं कैसे कैसे हुई है इसमें। सो अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन डी भी है, पी एस भी है, पी डी भी है, पी ए भी है, और पी डी इंटरसेक्शन एस भी है, पी ए इंटरसेक्शन एस भी है, और पी ए यूनियन डी यूनियन एस भी है। सो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद से इसमें पी ए इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन एस निकाल सकते हैं, ये आपका होमवर्क है, और इसका आंसर जो है मैं कल बता दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, एंड नहीं भी हुआ तो भी आपको सोल्व करा दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।